गुड इवनिंग। कौन सा चैप्टर था? फाइनल अकाउंट। हेलो। फाइनल अकाउंट था ना? हम्म। कुछ था क्या? होमवर्क था? हमेशा ना ही बोलो। बिना होमवर्क दिए तो छोड़ा नहीं होगा मैं। पेज नंबर बताना। पेज नंबर, पेज नंबर, पेज नंबर। हाँ। कुछ था क्या होमवर्क? किया होगा तो पास, नहीं किया होगा तो फेल। जय माता दी। आगे बढ़े। अपन लोग क्या किए थे? इंट्रोडक्शन फाइनल अकाउंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लिए थे ना, कि कौन सा अकाउंट बनता है। और आप लोग को ये बोला था कि कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका किसका, सोल प्रोप्राइटरशिप, मैन्युफैक्चरिंग होगा, प्रॉफिट ओरिएंटेड या एनपीओ कंपनी का। यही बोला था कि देख लेना एक बार। क्या देखने बोला था? बोला था देख लेना। कंपोनेंट्स देख लेना बोला था ना, कि किसका किसका अकाउंट कहाँ कहाँ क्या क्या कब कब बनेगा। कब बनेगा वो तो था नहीं, कौन सा अकाउंट बनेगा वही था। और मेनली अपना सिलेबस में क्या था? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये भी हो गया था अपना। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये पहला है। ठीक है। और दूसरा क्या था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, ये दूसरा। और इसमें से कितना मार्क्स का आएगा? कितना मार्क्स का? पीछे देखना पड़ रहा है अभी भी। 25। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अपन लोग सीख लिए थे, सीखे थे ना। ओपनिंग, डब्ल्यू आई पी, फिर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारा का सारा एक्सपेंसेस डेबिट साइड में, यानी कि एक्सपेंसेस सारा डेबिट साइड में जाता है, जाता है ना। तो डेबिट साइड में डाल दिए। और क्रेडिट साइड में क्या हो गया? अगर कोई डब्ल्यू आई पी मतलब कोई वर्क इन प्रोग्रेस वाला गुड्स मेरे पास बचा हुआ है अभी भी, तो उसको हटा के जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा था वो कहाँ ट्रांसफर हो रहा था? मैन्युफैक्चरिंग से ट्रेडिंग में, टू ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग में ये जाएगा। अब ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा? ये डेबिटर, ये क्रेडिटर, डेबिट क्रेडिट ना। ध्यान से सुनना। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का तरीका। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो गया था। मैन्युफैक्चरिंग कौन बनाएगा? अगर अपन लोग खुद प्रोड्यूस करेंगे, सामान खरीदेंगे बाहर से, आटा चावल लाएंगे और यहाँ पे फ्राई राइस बनाएंगे। और आटा से क्या बनेगा? रोल नहीं, मैदा से बनता है। चलो मैदा खरीदते हैं। मैदा खरीदा, चावल खरीदा, क्या करेंगे? फ्राई राइस बनाएंगे और रोल। मैन्युफैक्चरिंग, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है। उसको पैकिंग करेंगे, एक्सपायरी डेट देंगे, बेच देंगे। एक्सपायरी डेट कौन देगा? अपन। वो मेरा काम नहीं है ना, देगा जिसको देना है, जो एक्सपर्ट है ना। मेरा काम क्या है? हिसाब बताना। अपना काम क्या है? कोस्टिंग कितना लगा वही बता दो। ठीक है। कौन सा कोस्ट ले सकते हैं और कौन सा कोस्ट नहीं ले सकते, वो आप लोग को आगे चल के मिलेगा।
पढ़ने के लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, कुछ 25 26 27 के आसपास होगा, याद कर लेना। नाम नाम याद करने के बाद उसके अंदर का जितना भी आइटम है उसको समझना होगा, जो कि अपना सिलेबस में फिलहाल नहीं है। नेक्स्ट अगर आप लोग गलती से पास हो गए तो इंटर में मिलेगा, ठीक है, लेकिन इंटर में भी उतना डेप्थ में नहीं मिलेगा, एक हल्का सा, फाइनल में जाओगे तो भर के मिलेगा। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट, थोड़ा देर पहले क्या कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, ठीक है, मतलब एक क्लास पहले अपन लोग मैन्युफैक्चरिंग खुद बना रहे थे ना, बाहर से रॉ मटेरियल खरीद के बनाएंगे, फिर उसको ट्रेडिंग में डालेंगे। अब फिनिश गुड्स का बात आएगा, फिनिश, इससे पहले जो भी था वो फिनिश नहीं था, फिनिश नहीं था, मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी फिनिश नहीं था। अगर फिनिश हो जाता तो उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ट्रेडिंग में, क्या बोल के, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब ट्रेडिंग से यहाँ पे क्या आ गया, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों सेम है, ठीक है। तो कुछ हम लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रेडिंग में आ गया, अब सेल परचेस वाला काम करेंगे, ठीक है। मान लो कि मेरा कोई भी बिजनेस है ना, सेल परचेस कोई भी बिजनेस है मेरा, ठीक है। अब चलो हवाई सैंडल बनाया अपन लोग, क्या बनाया, हवाई सैंडल। ट्रेडिंग का बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग अलग हो गया, ट्रेडिंग अलग अलग, ट्रेडिंग में भी बना सकते हैं अपन लोग, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग को एक साथ कर सकते हैं, बस डिफरेंस क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट को एक साथ बना सकते हैं। तो आप लोग जो भी पहले पढ़े हैं ना हाई सेकेंडरी लेवल पे, उसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में उतना था नहीं, सारा चीज़ ट्रेडिंग में हो रहा था, ट्रेडिंग में ही खरीदा जा रहा था, ट्रेडिंग में ही सेल किया जा रहा था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल दे रहा था, क्लोजिंग स्टॉक डाल के ग्रोस प्रॉफिट निकला, काम तमाम, ठीक है। उसी बेसिस पे हम लोग सीखते हैं, जो आप लोग सीखे हो ऑलरेडी उसी बेसिस में करते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को थोड़ा देर भूल जाओ, थोड़ा देर भूल जाना, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अपन लोग सीखे हैं, सीख लिए ना यहाँ पे, लेकिन हाई सेकेंडरी में क्या हुआ था, अपन लोग जो ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ रहे थे ना, उसमें दोनों का दोनों था, लेकिन नाम ट्रेडिंग अकाउंट का आ रहा था, बदनाम कौन हो रहा था, ट्रेडिंग अकाउंट। आप लोगों को मैसेज कब आया था क्लास का, कितना बजे, क्लास से आज कितना बजे मैसेज आया था, क्लास कितना बजे से वो नहीं बोला, क्लास है, ये मैसेज कितना बजे आया, सुना नहीं, मैं बोला कि आप लोग को मैसेज आया होगा ना क्लास का कि इतना बजे से क्लास है, किस टाइम आया था मैसेज, 2 का बाद 2:30 के पहले, तो फिर इन लोग एब्सेंट क्यों हो गए पीछे वाले, कॉलेज में इलेक्शन है तो क्या इन लोग इलेक्शन खेलेगा जाके, तो वोट देने जाना ही क्यों था। आप लोग का क्लास 11th में भी लास्ट है, पता है कि नहीं, हाँ, 11 आज कितना हो गया, 4th, और 7 डेज में पूजा, 2 को पूजा, 2 दिन, तीसरा दिन प्रसाद वितरण, 3 दिन चला गया, बचा 4 दिन, उसके बाद 4 दिन में सिलेबस डबाडोल। हाँ, अब भूल जाओ मैन्युफैक्चरिंग को कि अपन लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जो हम लोग हाई सेकेंडरी लेवल में पढ़े उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लेके मैं रख दूंगा आप लोग के पास, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों सेम ही है, इसमें भी सेम ट्रीटमेंट है, उसमें भी सेम ट्रीटमेंट है, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं ना, तो यहाँ पे जो जो आइटम नहीं रहेगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, अपन लोग बनाते हैं क्या, क्या मैन्युफैक्चरिंग करें, क्या बनाए, क्या बनाए, हाँ, सूट, सूट, सूट बोला, मैं डर गया थोड़ा देर के लिए, कहीं पटाखा का
मेरे को ये डर लग गया कि पटाखा फुटाते फुटाते गड़बड़ ना हो गया। शूज, किसका शूज? हाँ, क्या ड्राइंग बनाता हूँ यार। ये इसका लोगो है, शूज लग रहा है शूज। ये मान लो एयर जॉर्डन। सुना है नाम? नहीं सुना? जॉर्डन का नाम नहीं सुना? सुना है? ड्रीम है क्या? है? हाँ हाँ बोल रहे हो, ड्रीम है ये जूता पहनने का। हाँ, फर्स्ट कॉपी है मेरे पास, ले जाना, पहन के फिर ला देना। ओरिजिनल चाहिए? पूरा घर चली जाएंगे तेरा करेगा क्या सबको? हाँ, चलो मान लो कि ये कपड़ा का बनता है, ठीक है। ओके, कपड़ा का जूता बनाते हैं अपन लोग। ये एयर जॉर्डन को हटाओ, जॉर्डन नहीं होना चाहिए। यहाँ भविष्य, बच्चा लोग का भविष्य खतरा में है और मैं जॉर्डन का नाम लिख दूंगा, कल डकैती उकैती कर लिया आप लोग तो दिक्कत हो जाएगा। ऑफ करना है। सुनो ना, ये जूता बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा अपने को? हल्का सा लेदर, ठीक है चलो। आज तीनों बताओ, सब बताओ एक एक। हैं? सुई, सोल, ठीक है। क्या हुआ? उसमें लेस है क्या, देखो तो। मेरा आर्ट को तुम इंसल्ट कर रहे क्या? हैं? आर्टिस्ट का इंसल्ट मत करो, उसमें बहुत बहुत चीज छुपा हुआ है। रबड़ वगैरह चाहिए होगा, ठीक है। अगर ये बूट होता तो सुई वगैरह, मतलब नेल नेल वगैरह वो भी चाहिए होता। चलो, जो भी चाहिए होता है चाहिए होता है। आई डोंट केयर, क्या मेरे को बनाना है, बेचना है। कितना परसेंट प्रॉफिट में? प्लस 20% प्रॉफिट, वाट एवर बी द कॉस्ट, आई वॉन्ट 20% ना। चलो, बना लिया। बनाने के लिए जो भी सामान लगा, डायरेक्टली शूज से रिलेटेड था। था। ओपनिंग स्टॉक तो आपके पास ऑलरेडी था। रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है, फिनिश गुड्स। मैंने क्या बोला कि थोड़ा देर के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को भूल जाओ। अब जो भी ट्रीटमेंट करना है अपने को यहाँ पे, इसको बनाने के लिए मुझे वो क्या, क्लोथ्स, लेदर, फिर आपके बाद रबड़, कपड़ा चाहिए, रबड़ चाहिए ना, चाहिए। नेल वगैरह भी लग सकता है, ग्लू लग सकता है, बहुत चीज़ लगेगा इसमें। तो वो मुझे क्या यहीं पे मिल जाएगा बैठे बैठे? मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे को 2 पेयर शूज बनाना है। कहाँ है सामान? है क्या? क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा। मैं जो भी चीज़ खरीद रहा हूँ वो किसके लिए खरीद रहा हूँ? मेरा घर वाले के लिए ना। तो जूता के लिए खरीद रहा हूँ ना। तो मैं जो भी परचेस कर रहा हूँ वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? शूज से रिलेटेड। अगर शूज से रिलेटेड मैं डायरेक्ट परचेस कर रहा हूँ, परचेस मेरे लिए क्या है? एक्सपेंसेस। अगर एक्सपेंसेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, परचेस लेस रिटर्न भी इसी में कर दिया हमें। कभी कभी रिटर्न भी हो जाता है, जो भी आइटम आएगा इतने होगा, ठीक है। परचेस अगर मेरे लिए एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को मैं डेबिट साइड में लिख रहा हूँ, तो ट्रेडिंग अकाउंट किस कैटेगरी में गिरा, टाइप्स ऑफ अकाउंट में? हाँ, तो नॉमिनल अकाउंट में गया।
मतलब ट्रेडिंग अकाउंट अगर पूछ देता है कि ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर क्या है, क्या पूछोगे, मतलब क्या पूछेंगे सामने वाले, नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप लोग क्या बोलोगे, ना महीना, खत्म, ठीक है, परचेस कर लिया ना। शूज बैठ के, अगर मैं ओनर हूँ, ठीक है, उस फैक्ट्री का, मैं क्या खुद बैठ के सीऊंगा क्या, कहाँ से सीऊंगा, या तो मशीन से सिलवाऊंगा या तो इंसानों से, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट। अगर मैं मशीन से करवाता हूँ तो मशीन के ऊपर खर्चा होगा, ठीक है, मशीन के ऊपर जो भी खर्चा होगा वो मेरा क्या हो गया, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख रहा हूँ, मशीन का खर्चा को भी मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मत सोचना है कि उसमें मशीन एक्सपेंसेस लिखना है, नाम देखना होगा आपको सबसे पहले कि वो नाम क्या है, जो खर्चा दिखा रहा है अपने को एक्सपेंसेस बता रहा है वो कौन सा एक्सपेंसेस है। तो आपको बाइफरकेट करना होगा कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट किसे पता चलेगा, अगर वो डायरेक्टली सूद से रिलेटेड है। तो अगर मशीन का रिपेयर एंड मेंटेनेंस हुआ तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट। वो मशीन में क्या काम करता हूँ, शूज सिलवाता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। मैं वो मशीन से बाहर कुछ काम करूँगा क्या, नहीं करूँगा। तो मशीन अगर मैं शूज़ बनाना ही बंद कर दूँ तो मशीन किसी काम का है क्या, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0/रूल, लोहा ले लो टीना ले लो करेगा आके कोई। अब बताओ रिपेयर एंड मेंटेनेंस डायरेक्टली शूज से रिलेटेड है या नहीं है, हाँ। तो अगर वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस डायरेक्टली शूज से रिलेटेड है तो हो जाएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ रिपेयर एंड मेंटेनेंस बोला, इधर भी मत देखना उधर भी मत देखना, उसको इनडायरेक्ट मान लेना। क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वो किस काम के लिए यूज किया गया है। किसी भी चीज़ का रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगर सिर्फ रिपेयर एंड मेंटेनेंस बोल दिया और आपको अगर उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलना है तो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं बताएगा कि ये डायरेक्टली इस चीज़ से रिलेटेड है। बताओ फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री का इंश्योरेंस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। सिंपली लॉजिक लगाना, ठीक है, आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऐसे ही तोड़ दोगे, फंसना मत। जहाँ पे भी आपको लगता है कि इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्ट मानना है, लेकिन डायरेक्ट वाला को छोड़ा नहीं है, ठीक है। चलो मैं लेबर लगवा रहा हूँ काम करने के लिए, ठीक है, उनका काम बस इतना है कि शूज़ जो मैन्युफैक्चर हो गया उसको पैकिंग करके साइड करना है। तो जो पैकिंग करके साइड कर रहा है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे, लेबर का मैं वेजेस दे रहा हूँ, मैं बोला शू बना हुआ है, शू बन के ऐसे मशीन से बाहर निकला चटाक करके उसको पैक करेगा साइड करेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट, हाँ, क्योंकि अगर वो पैकिंग करेगा ही नहीं तो जूता बनेगा ही नहीं। बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा, वो बिना पैकिंग के जूता बनेगा कैसे। ये पानी पैक हो गया ना, पानी निकल गया ना, पानी को यहाँ पे डाला, इसको कैप लगाया, अब ये प्लास्टिक लग गया इस पर, ठीक है। अब मैं जो बात बोल रहा था वो क्या करेगा, वो इसे उठाएगा कार्टून में डालेगा पैक करेगा सील करेगा भेज देगा। ये मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये पानी डालने से लेके इसको लेबल लगाने तक कहीं पे भी वो हेल्प किया, इसको बनाने में कुछ भी हेल्प किया क्या वो, तो वो कैसे डायरेक्ट हुआ, अब वो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट। लेकिन एग्जाम में अगर सिर्फ वेजेस बोलेगा ना आप लोग को, अगर पहला वर्ड वेजेस हुआ तो हमेशा उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानना है। पहला वर्ड अगर वेजेस हुआ तो क्या मानना है, डायरेक्ट। कभी कभी वेजेस बोल देता है, कभी कभी वेजेस एंड सैलरी, सैलरी सेकंड वर्ड है ना,
इग्नोर इट। ठीक है, पहला वर्ड क्या है? वेजेस। अब वेजेस एंड सैलरी क्यों बोलता है, सिर्फ वेजेस क्यों नहीं बोलता है? अगर पहला वर्ड सैलरी हुआ तो, अगर पहला वर्ड सैलरी हुआ तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो ये भी हम लोग बाइफिकेट कर लिए। कब मैं बोला कि वेजेस एंड सैलरी दे देते हैं आप लोगों को कभी कभी वर्ड, सिर्फ वेजेस नहीं बोलता हूँ। अगर डायरेक्ट वेजेस बोला तो चलो इंशाल्लाह किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड डाल दो, झटाक से डाल दिया, बेफिक्र। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ सवाल, थोड़ा सा ध्यान देना, हाँ मज़ा आएगा। पढ़ के तो आए 2-2 साल, धड़ाधड़ धड़ाधड़ डेबिट क्रेडिट में डाल डाल के आए, एक्सेप्ट यू, आप में एग्जाम्शन। ठीक है, कोई भी सवाल आपको छूट है। धड़ाधड़ डेबिट क्रेडिट तो डालते आए, लेकिन आपने कभी सवाल किया क्या वेजेस एंड सैलरी क्यों बोलते हैं? सिर्फ वेजेस वर्ड यूज़ क्यों नहीं कर रहा वो? वेजेस भी तो सिर्फ यूज़ कर सकता था, एंड सैलरी भी बोल देता है। तो पे करना पड़ेगा, तो वेजेस एंड सैलरी क्यों बोल रहा है? पेमेंट तो पेमेंट है ना, पेमेंट तो पेमेंट है। वेजेस और सैलरी में डिफरेंस पता है ना? डिफरेंस पता नहीं है? वेजेस का मतलब क्या होता है, पार्टिकुलर टास्क आपको कंप्लीट करना होगा या फिर टाइम कंप्लीट करना होगा, समझे? पार्टिकुलर टास्क या फिर टाइम। जैसे कि अगर आपको बोल दिया मैं कि मैं आपको हर यूनिट पे, जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, हर यूनिट पे 2 रुपया दूंगा आपको, तो आपका पैसा कितना लगा? जितना भी मैन्युफैक्चरिंग करोगे उसमें मैं 2-2 रुपया करके दूंगा एक यूनिट पे। ठीक है, सैलरी का मतलब क्या होता है कि आप काम करो नहीं करो, मैं मंथ एंड में आपको पैसा दूंगा ही। और वेजेस क्या हो गया, वो पर आवर बेसिस, 1 घंटा काम करोगे तो 300 रुपया देगा। ठीक है, दिन भर में 8 घंटा किए तो 2400। ठीक है, 1 घंटा लंच का, उसका पैसा मिलेगा नहीं, लंच का पैसा नहीं देगा। ठीक है, हाँ अब मेरा सवाल था ये कि सिर्फ वेजेस क्यों नहीं बोल रहा है? कभी कभी आप लोग को वेजेस एंड सैलरी भी बोल रहे हैं, बोल रहे, बोल रहा है ना, तो कुछ तो रीज़न होगा। उत्ते जो बैठा है वो तो ऐसे छापा नहीं होगा कि सिर्फ वेजेस लिखो, मन नहीं कर रहा है पीछे में एंड सैलरी भी लगा दो, आज मेरा मूड ऑफ है वेजेस लिखो। आप लोग को जवाब ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन आप लोग ने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने क्या सवाल पूछा, इनको वेजेस का मीनिंग पता नहीं है, वेजेस किसको बोलते, सैलरी। और मैंने क्या बोला कि पर आवर या फिर पर यूनिट ऑफ आउटपुट में मैं पैसा दूंगा, वो क्या हो जाएगा, वेजेस। लेकिन कुछ लेबर ऐसा भी तो होता है कि उसका ना आवर देखा जाता है ना आउटपुट, उसको एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है। टी गार्डन में जो काम करता है, देखो जो पारमेंट बोलता है ना, पारमेंट वाला, पारमेंट बोला जाता है उन लोग का वर्ड में, जिसको परमानेंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और एक होता है कैजुअल, एक होता है परमानेंट जिसको बोला जाता है पारमेंट उन लोग का वहाँ उस वाला लैंग्वेज में। और जो कैजुअल होता है उसको क्या करता है, हर दिन का पैसा मिलता है, हर दिन में कितना घंटा काम करेगा वो उन लोग का बात होता है। कोई 4 घंटा करता होगा, कोई 8 घंटा करता होगा, उस बेसिस पे पैसा देता है। ठीक है, तो जो उन लोग प्लगिंग करते हैं उसमें तो परमानेंट वाला भी है, वेजेस वाला में पर आवर वाला भी है ना, टेम्पोररी वाला जिसको मैं रखा हूँ, क्यों मेरे को दरकार पड़ गया। तो जो प्लगिंग करता है, प्लगिंग, तो जो परमानेंट वाला होता है उसको कुछ मतलब होता है, उसको बस प्लगिंग करना है, देना है, निकल जाना है, निकल जाना है ना। लेकिन जो काम करने आता है ना कैजुअल वाला, उन लोग का क्या होता है कि आप प्लगिंग करोगे तो या तो मैं वेट हिसाब से आपको पैसा दूंगा या तो आवर हिसाब से। तो आपके अनुसार वेट हिसाब से पैसा देना ज़्यादा बेटर है या आवर के हिसाब से? आप उनके नज़र से देख रहे हो तो आप बोल रहे हो वेट हिसाब से। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वेट ज़्यादा करने के लिए उन लोग जो प्लगिंग नहीं करना था वो भी कर देंगे, मतलब जैसे क्वालिटी होता है ना कि ऊपर वाला ज़्यादा अच्छा होता है, फिर उसका नीचे थोड़ा सा लो क्वालिटी का, उसका नीचे तो एकदम धुआंधार कड़क वाला चाय, हाँ हाँ होता है। लेकिन
चेकिंग यहाँ पे नहीं होता है ना, जब मैं सबमिट करूँगा उस जगह पे चेकिंग नहीं होगा ना, उस जगह में कैसे चेकिंग होगा, कहाँ पे है क्या पता, ले जाएगा डाल देगा, ठीक है। तो वो चीज़ उन लोग देखेंगे, वो उन लोग का टेंशन है। अगर अपने को खोलना होगा टी गार्डन तो उस विषय में डिस्कस करेंगे आराम से बैठ के, ठीक है, चाय पे चर्चा। तो मैंने बोला ना कि कुछ कैजुअल वर्कर भी होते हैं और कुछ परमानेंट, और जो परमानेंट होता है उसका पर आवर या पर यूनिट में उतना ध्यान नहीं देता है। उन लोगों को क्या होता है, डायरेक्टली 15 डेज काम करेगा उन लोग, 15 डेज का इतना रुपया। लेकिन जो कैजुअल होता है तो उसका तो कुछ पार्टिकुलर टास्क से कंप्लीट करना है उसको, उसके बाद ही मिलेगा, मिलेगा ना। तो ऐसा हो सकता है कि इस शू मैन्युफैक्चरिंग में कुछ एम्प्लॉय ऐसा भी होगा जिसको मैं पर यूनिट पे दूंगा, किसी को पर आवर पे दूंगा, कुछ ग्रुप को पर यूनिट पे, कुछ ग्रुप को पर आवर पे, क्योंकि अलग अलग लेवल होता है ना। रबड़ वाला डिपार्टमेंट एक का रहेगा, फिर स्टिचिंग वाला डिपार्टमेंट एक का रहेगा, क्लॉथ वाला डिपार्टमेंट एक का रहेगा, लेदर वाला एक का रहेगा, कुछ भी हो सकता है। वो अंदर जाएंगे आप लोग तो समझ जाएंगे, लेकिन अंदर तो जाने के लिए है नहीं यहाँ पे जॉर्डन का मैन्युफैक्चरिंग शू का तो है नहीं, तो चलो छोड़ो। तो वहाँ पे सैलरी भी दिया जा रहा है ना, दिया जा रहा है, लेकिन क्या वो सैलरी मैन्युफैक्चरिंग के अलावा किसी और चीज़ के लिए दिया जा रहा है क्या? शू मैन्युफैक्चरिंग के अलावा किसी और चीज़ के लिए दिया जा रहा है? जो मैं टी गार्डन वाला एग्जांपल लिया उसी एग्जांपल को शूज़ में डालो कि उसका काम बस, कुछ एम्प्लॉय ऐसा है जो परमानेंट है जिसको मैं 15 डेज पे करता हूँ, कुछ एम्प्लॉय ऐसा है जिनको मैं पर आवर बेसिस पे या फिर पर यूनिट बेसिस पे पेमेंट करता हूँ। हो सकता है ऐसा, हो सकता है, हो सकता है ना। तो उसलिए क्या हुआ, वेजेस पहले, वेजेस और सैलरी दोनों एक साथ आ गया। अब वेजेस को आगे क्यों रखा है? वेजेस को पहले आगे रखोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, सैलरी को आगे रखोगे तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो वेजेस को आगे क्यों रखा, ताकि ये चीज़ क्लियर होने के लिए कि जो सैलरी दिया गया है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। अगर मैं सैलरी एंड वेजेस लिख दूंगा तो फिर मुझे अलग से बाइफर्केशन चाहिए होगा, अकाउंटेंट को अलग से बाइफर्केशन चाहिए होगा, या फिर ऑडिट टीम को अलग से बाइफर्केशन चाहिए होगा उस चीज़ के लिए। बहुत सारा चीज़ वहाँ पे गड़बड़ हो सकता है अपने नज़र से अगर देखो तो, ठीक है। अगर आप लोग वहीं पे हो तो चलो आपको पता है ये परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं है, निपटाओ पेमेंट करो। लेकिन हर कोई बैठ के तो काम देख नहीं सकता, देख सकता है क्या? कॉस्ट अकाउंटेंट आएगा वहाँ पे कॉस्ट पता करने के लिए कि कितना कॉस्ट लग रहा है, अगर आ गया कॉस्ट अकाउंटेंट तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा बेचारा। उसको तो पूरा देखना पड़ेगा कि सैलरी दे रहा है, किसको सैलरी दे रहा है, कितना परमानेंट है, कितना कैजुअल है, कौन सा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में, कौन सा पूरा ऑफिस देख रहा है, कौन सा सेल डिपार्टमेंट में लगा हुआ है। ओह माँ को दिक्कत हो जाएगी ना, जितना सोचो उतना गहरा ना। पढ़ के तो आगे 2 साल, कभी इतना सोचने का मौका मिला नहीं, मिला ना। अभी घर में जाके सोच लेना, होमवर्क करके नहीं आते हो आप लोग, सोचोगे क्या घर पे जाके। टू वेजेस इन सैलरी डाल दो, टू वेजेस एंड सैलरी टू डायरेक्ट ओवरहेड डाल दिया। हाँ, बाकी में जो भी खर्चा शूज मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है उसको मैंने क्या में डाल दिया, डायरेक्ट ओवरहेड, जो हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग में भी मिला था फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड मिला था, मैन्युफैक्चरिंग में मिला था ना फैक्ट्री ओवरहेड, पूछे थे ना आप लोग, तो मैं उसको डायरेक्ट लिख दिया इजी करने के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब चलो एक बात बताओ, इतना चीज़ तो मैं बना लिया, बना दिया या नहीं बनाया? मेरा काम क्या था, शूज़ मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद मेरा काम क्या है? देखो अगर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके। अब मान लो कि ये पूरा फैक्ट्री है, फैक्ट्री एक पार्टीशन में 2 रूम में डिवाइड है, इस रूम में ओनली मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और उस रूम में पैकिंग वैकिंग हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। अब आ गया इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बताओ शूज़ पे डालोगे या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, शूज़ पे डालोगे या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? इनडायरेक्ट क्यों?
दूसरा जगह में भी यूज़ हो रहा है ना, दो टच हो गया ना। अगर डिवाइड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, डाल दो एक एक में। अगर डिवाइड नहीं कर सकते तो पूरा का पूरा इनडायरेक्ट में डाल दो। ठीक है, आगे बढ़े। अब मैं इतना बनाया, इतना खर्चा किया, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ना, बनाने का कॉस्ट इतना लगा ना मेरा टोटल। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास था, फिर मैंने परचेज किया, उसमें से कुछ रिटर्न कर दिया, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगा, फिर डायरेक्ट ओवरहेड्स लगा, टोटल खर्चा कितना हुआ मेरा, सर इतना रुपया। तो मैं इसको सेल करूँगा, ना कुछ आइटम को, करूँगा कि नहीं, बाय सेल लेस रिटर्न। ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, बना लिया, सेल भी किया, सेल किया नहीं किया, हाँ किया, तो जो सेल किया उसमें प्रॉफिट भी जुड़ा होगा, जुड़ा होगा। अगर मान लो कि मैंने टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, जो भी आइटम मैंने पहले लिखा था उसको छोड़ के मैं टोटल जो बनाया, टोटल मान लो मैंने बनाया, सॉरी, टोटल ये जो खर्चा था ना मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो था 1 लाख रुपीज़ का, बनने में मेरे को लगा 1 लाख रुपीज़, और इसमें से मैंने सेल किया ओनली 80,000 का, इसमें से मैंने बाय सेल किया 80,000 का। मेरे पास कितना यूनिट और बचा हुआ है, हाँ कितना यूनिट, हाँ ठीक है, कितना रुपए का बचा हुआ है, हाँ 20,000, सिंपल है। मैंने बनाया 1 लाख का, मैंने सेल कितना किया 80,000, मेरे पास बचा कितना 20,000, वेरी सिंपल। आप लोग 10 रुपये में जो चीज़ बनाते हो 10 रुपये में बेचोगे बाहर जाके, बेचोगे ना। एक पेन अगर मान लो कि उन लोग को बनाने में लगा होता 10 रुपया, तो उन लोग अपन को 10 रुपये में बेचता है क्या, बेचता ना, अपना ही तो है, किसी और का पराया है क्या। मैं ही लिखूंगा, इंक भी मैं ही खत्म करूंगा, मेहनत भी मैं ही करूंगा, 10 में देगा। तो बताओ 80,000 का सेल हुआ है क्या अपना, सेल तो 80,000 का ही हुआ है, लेकिन इसमें क्या जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट है। इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट, जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ है क्या। हम्म, मान लो कि मेरा टू ग्रोस प्रॉफिट, ये मेरा 20,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये बचा कितना, 60,000 का मैंने सेल किया ना, एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60,000, प्रॉफिट कितना हो गया 20,000। तो वही प्रॉफिट मेरा यहाँ पे बैलेंस इन फिगर आएगा। क्यों बैलेंस इन फिगर आएगा, क्योंकि मैंने सेल कितना किया है, बनाया कितना था 1 लाख का, मेरे पास कितना बचना चाहिए 40,000, मेरे पास 40,000 का क्लोजिंग स्टॉक है क्या, है 40,000 है, टोटल कितना हुआ 1,20,000, लेकिन इधर कितना है, तो बैलेंस इन फिगर कितना चला गया 20,000 ना, समझ में आया।
आ गया। अब आपको एग्जाम में क्या पूछेगा इससे रिलेटेड मैं बताऊंगा। पहला चीज सेल सीखे, तो सेल में क्या होगा ना, आप लोगों उन लोग कुछ आइटम जैसे सेल दे दिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दिया, या फिर प्रॉफिट दिया, या फिर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल दिया, उसके बाद आपको बोला कि प्रॉफिट कितना हुआ बताओ। तो अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट आपको याद है, अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट आपको याद है, तो इसमें से कोई भी आइटम में गायब करो एक्सेप्ट सेल्स रिटर्न या फिर परचेस रिटर्न, ठीक है, वो गायब नहीं करेगा। निकाल पाओगे आप लोग? नहीं निकाल पाओगे। आपको बस वो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट याद होना है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारा का सारा डेबिट में, सेल जाएगा क्रेडिट में। सेल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट, फिर क्लोजिंग स्टॉक, दोनों को ऐड करके टोटल से माइनस करूंगा डेबिट साइड का, तो ग्रोस प्रॉफिट बैलेंस इन फिगर आ जाएगा। यहाँ पे तो चलो मैंने बैलेंस इन फिगर को लेके बताया, लेकिन अगर एग्जाम में आपको क्लोजिंग स्टॉक या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या होगा? COGS बोला जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस प्रॉफिट ना। कौन सा प्रॉफिट? ग्रोस। अब इसको ग्रोस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अभी भी तो कुछ एक्सपेंसेस है जो अपने को माइनस करना है। नहीं समझे? आपको मैंने बोला गोलगप्पा का ठेला लगाओ बाहर पे, ठीक है। आपने मैन्युफैक्चरिंग सब कर लिया, आपने कोस्ट लगाया, एक गोलगप्पा का कीमत आपके पास आ रहा है 2 रुपीज़, ठीक है। उसको बना के उसमें पानी मसाला जो भी डालना है डाल के बेचने तक में, और उसका प्लेट दिया जाता है, उसको भी आपने जोड़ा, 2 रुपीज़ आ रहा है आपका कॉस्टिंग एक गोलगप्पा को सेल करने से। तो आप लोगे कितना उससे? 2.5 रुपये। लेकिन जो 2 रुपीज़ है, 2 रुपीज़ है ना, वो तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है सिर्फ, उसमें तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस तो हुआ ही नहीं अभी तक। क्या आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं दोगे? दोगे। तो उसको माइनस करने के बाद जो बचेगा, तब जाके मैं बोलूँगा कि मेरे पास नेट में इतना अमाउंट बचा है। किसमें? नेट में। तो वो कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। जब प्रॉफिट एंड लॉस सीखेंगे तब हो जाएगा वो, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन इसी से पूछ देता है, या तो ट्रेडिंग से पूछता है या तो मैन्युफैक्चरिंग से। अगर आपको फॉर्मेट याद है तब तो निकल जाओगे। एक सवाल वो पूछेगा, और दूसरा सवाल डायरेक्टली प्रॉफिट परसेंटेज पे पूछेगा कि अगर सेल में 20% प्रॉफिट है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कितना परसेंट आता है? क्या कुछ निकालने के लिए कैलकुलेटर लाया है? लाया है? खरीद लिया? क्या बात कर रहे हैं? दिखाओ। और रिपीट कर लीजिए। एक सवाल ये पूछेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड, ठीक है। और मे भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला यहाँ पे भी आपको देना चाहिए, मे बी। आई डोंट नो व्हाट टू डू। अगर लॉस हो जाता है तो किस साइड होगा? ग्रोस लॉस। नहीं, ऐसा कोई पूछा नहीं, लेकिन पूछता है। हाँ, इस बुक में मेरे को नहीं मिला। पूछता है, हाँ, ध्यान देना, पूछता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने पूछेगा, या फिर सेल निकालने पूछेगा, या फिर प्रॉफिट निकालने बोलेगा, या फिर एक सवाल जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर सेल में 20% प्रॉफिट है, सेल में 20% प्रॉफिट है, तो कॉस्ट में कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? ये डायरेक्ट सवाल पूछेगा कोई भी आइटम से रिलेटेड। मैंने सेल कितना किया? 80,000, ठीक है। तो चलो मैं वहाँ पे तो मैंने दोनों को तोड़ दिया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60,000 है और 20,000 प्रॉफिट है, तो आपको पता चल गया 20%, 20,000।
लेकिन अगर परसेंटेज में मैं बोला कि वो जो सेल किया, मैंने अमाउंट बताया ही नहीं मैंने आपको, मैंने बस अमाउंट दे दिया कि मैंने सेल इतना में किया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने बताया ही नहीं आपको। अब मैंने आपको सवाल पूछा कि जो मैंने सेल किया उसमें ना मेरा 20% प्रॉफिट है। कितना परसेंट? 20%। तो कॉस्ट जो बनाया एक्चुअल में उसमें कितना परसेंट प्रॉफिट होगा कंपेयर करेंगे तो? हम्म, चलो करो। 60,000 20,000 डिवाइड बाई 80,000 निकालो। 20,000 डिवाइड बाई 80,000 इंटू 100, 25 प्रॉफिट है। हाँ ठीक है, करो 20,000, 80,000 80,000 से डिवाइड किया था ना। 20,000 डिवाइड बाई 60,000। सर सर क्वेश्चन क्या बोला था आप? मैंने ये बोला कि अगर सेल जो कर रहा हूँ, सेल 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 अगर हम्म मैं कर रहा हूँ और जो प्रॉफिट आ रहा है वो मेरा 20% है, हम्म तो कॉस्ट के साथ अगर मैं कंपेयर करूंगा तो वो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए। जाओ बता भी दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर अभी नहीं आता है तो आप लोग को इंटर में जाके मिलेगा, और इंटर में ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर सवाल पूछेगा, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ऐसा मिलने का चांसेस रहेगा। कैसे 60%? मैं बोला आपको तो कॉस्ट पता है, आपको फिलहाल कॉस्ट पता है, मैं अभी फॉर्मूला बताऊंगा। मैं तो डायरेक्ट एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ ना कि 20,000 आपको प्रॉफिट हुआ था, आपने सेल कितना में किया था? 80,000। हाँ सेल अमाउंट और कॉस्ट अमाउंट, हाँ तो वो दोनों डिफरेंस हो जाता है। आप करो 20,000 डिवाइड बाई 60,000, कितना परसेंट हुआ? हाँ इंटू 100, 33.3333 आ रहा है ना। क्या फॉर्मूला लगाया आप जब आप सेल में था? सेल में, जब सेल अमाउंट में थे 20% बोल दिया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल प्लस 20% प्रॉफिट, तब जाके सेल बनेगा क्या? बनेगा। उसमें 20% प्रॉफिट जुड़ा होना चाहिए। अगर ये सेल 100% है, जो 80,000 है 100% है, 100% है, अगर मैं कॉस्ट के साथ कंपेयर करने जाऊंगा तो ये 120% हो जाएगा क्या? हो जाएगा या नहीं होगा? प्रॉफिट कितना है? 20%, ठीक है। अगर सेल मेरे लिए 100% है, सेल अगर मेरे लिए 100% है, तो कॉस्ट के लिए वो 100% है या 120% है? कॉस्ट की नज़र से देखोगे आप, एक कॉस्ट, ठीक है, आप यहाँ पे खड़ा हो, ठीक है, आप सामने वाला को देख रहे हो, वो आपसे 20 कदम आगे है। कितना कदम? 20। अगर सेल बोलता है कि मेरा जो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो मेरे लिए 100 है, क्या है? 100। या फिर कॉस्ट बोल रहा है कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो मेरे लिए 100 है, तो सेल कितना होगा? 120 हो जाएगा ना। तो बस जो भी प्रॉफिट जुड़ा होगा जोड़ के डिवाइड कर देने का, ठीक है, वो हो गया फॉर्मूला। लेकिन रियल लाइफ में यहाँ पे देखो क्या किया है, जब आप सेल के साथ कंपेयर कर रहे थे, सेल में प्रॉफिट बोल रहे थे, तो 20% डायरेक्ट निकाल दिए। 20,000 डिवाइड बाई 80,000, आपके पास आ गया 25,000। वहीं पे 60,000 से यानी कि कॉस्ट से डिवाइड कर रहे थे, तो क्या आ गया? 33.333%, ठीक है। तो क्या होता है 16.66 अगर सेल में है तो कॉस्ट में आ जाता है 20%, सेल में 20% है तो कॉस्ट में आ जाता है 25%, सेल में 25 है तो कॉस्ट में आ जाता है 33.33%। सब में यही फॉर्मूला लगा के देखना। तो फॉर्मूला याद मत करना, ठीक है, ये एग्जाम्पल को लेके करना एक बार। ये एग्जाम्पल है ना, तो इस एग्जाम्पल में कोई भी परसेंटेज डाल के, इस एग्जाम्पल में नहीं मतलब इसी तरीके से कोई भी परसेंटेज डाल के कैलकुलेट करना, तो क्या आता है? समझ में आया या बाउंसर चला गया? हाँ आया।
तो इसको अगर भूलना नहीं है तो आपको प्रैक्टिस करना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है फाउंडेशन लेवल में, गड़बड़ा मत जाना, ठीक है। सेल का परसेंटेज बता देगा और बोलेगा कोस्ट का परसेंटेज बताओ, कोस्ट का परसेंटेज बता देगा। अगर कोस्ट में 20% बोलता तो जो नीचे में डिवाइड होता उसको 100% रखते या 120%, करके देखना खुद, पता चल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला के साथ एक बार खेल के आना। एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया, बार एग्जाम्पल दे दिया मैंने कि ये हो सकता है, सीन ये, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपके पास मिल गया। अब आपको बस कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है, मिस्टेक मत कर देना है। और ये मिस्टेक ना हो उसके लिए क्या करना, पहले कुछ अमाउंट लिख लेना, परसेंटेज निकाल लेना, ठीक है, कि कॉस्ट में इतना आ रहा है, सेल में इतना आ रहा है, कॉस्ट में इतना आ रहा है, सेल। अब क्या करना, बस कैलकुलेटर में बिना अमाउंट का सिर्फ परसेंटेज के साथ खेलना। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया ना आपको कि 80,000 कॉस्ट, 80,000 सेल है, 60,000 कॉस्ट है, प्रॉफिट 20,000, ये मैंने तोड़ा। इस तरीके से 3-4 कर लेना कोई भी अमाउंट का, फिर सेल के साथ कंपेयर करोगे तो कितना परसेंट, कॉस्ट के साथ कंपेयर करोगे तो कितना परसेंट, ये निकल गया ना। अब क्या करना है, आपको अमाउंट नहीं देखना है, आपको बस परसेंटेज देखना है कि सेल में, चलो आंसर आपके पास है, क्वेश्चन आपको मतलब नहीं है। 20% आ रहा है तो कॉस्ट में 25% आ रहा है, तो अब वो किस तरीके से आ रहा है, वो एक कदम आगे, 20 कदम आगे, 20% जुड़ गया है ना प्रॉफिट, उसके बाद वो वाला टेक्निक लगाना, ठीक है। तो क्या होगा उस टाइम आप लोग को, अगर फंस गए तो नेक्स्ट टाइम में प्रॉपर फॉर्मूला लिख के दूंगा, लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा कि आज मैं फॉर्मूला ना दूं आप लोग को। क्यों? क्योंकि जहां आप फंसोगे फॉर्मूला देख लोगे, तब ये आप लोग के लिए फायदेमंद नहीं रहेगा, भूल जाओगे एक टाइम के बाद, या फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ज़्यादा चांसेस है कंफ्यूज होने का, भूलने का नहीं, क्योंकि क्लिक तो कर जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ था, लेकिन वो कैलकुलेट किसे कर रहे थे वो आप खुद करो एक बार, ठीक है। आगे बढ़े क्या, ट्रेडिंग अकाउंट अपना हो गया ना। और ट्रेडिंग अकाउंट से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, सारा चीज़ तो बता दिया मैंने। देखो पेज नंबर 234, ओपनिंग स्टॉक भी बता दिया है कि मेरे पास कुछ पिछला टाइम का बचा होगा स्टॉक, उसको मैं आगे लेके आऊँगा तो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, या फिर मैन्युफैक्चरिंग से आएगा तो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। परचेज करूँगा, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट होगा, सेल करेंगे करेंगे फिर क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। बस जो फॉर्मेट अपन लोग किए थे कुछ टाइम पहले, ये फॉर्मेट। अब इसमें क्या लिखना बचा है मेरे को, बस बाय क्लोजिंग स्टॉक। देखो इसमें से कोई भी आइटम गायब कर सकता है, कोई भी आइटम मिसिंग देगा उन लोग, आपको निकालना होगा। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन परसेंटेज पे मैं जो बोला उसके ऊपर पूछेगा, ठीक है, मतलब चांसेस से 2 क्वेश्चन के आसपास पूछेगा। तो एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं उन लोग, एक ही पूछेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लग रहा है अपने को, तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा कि वो जो परसेंटेज वाला था और ये है, ठीक है। कोई मिसिंग फिगर कर दिया और आपको कैलकुलेट करके निकालना होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्रॉफिट सेल के साथ ही करता है इन लोग, ठीक है। पहला चीज़ वो हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल तो यहीं पे मिल गया आपको। दूसरा प्रॉफिट परसेंटेज, वो भी इम्पोर्टेंट है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होगा वो देख लेना। यहाँ पे बोला फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड का मतलब क्या होता है, जो भी सामान आप खरीद के लेके आओगे, जब खरीद के लेके आओगे तो भाड़ा देना पड़ेगा ना, रेंट वगैरह फेयर देना पड़ेगा ना। तो आ गया अंदर, अंदर आते समय लिया परचेस के टाइम, तो ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन अगर सेल करने के टाइम होगा तो वो फ्रेट आउटवर्ड हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑक्ट्रॉय, वेजेस, डॉक चार्जेस, फलना फलना ढिमकाना ढिमकाना, देख लेना अच्छे से। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए, अब इसमें से ग्रोस प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम क्या है, मेन काम या तो प्रॉफिट बताएगा या तो
लॉस बताएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में मेरे लिए फायदा था, ग्रोस प्रॉफिट था, क्या था, ग्रोस प्रॉफिट, तो ये मेरे लिए इनकम है, इनकम है, इनकम है ना। इनकम कौन सा अकाउंट में जाता है, नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट में इनकम कौन सा साइड, क्रेडिट साइड। एक तो ये हो गया जो रतन तो हो गया, लेकिन दूसरा होता है वो ट्रांसफर एंट्री होता है ग्रोस प्रॉफिट से प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ट्रांसफर एंट्री वाला अपने को भी नहीं करना है। ठीक है, उसके लिए एक ट्रांसफर एंट्री मार के इधर लाया जाता है, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ वहां से खींच के, क्या कर दे रहा हूँ भाई, ग्रोस प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ तो टू ग्रोस लॉस। ठीक है, अब सारा का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर आ जाएगा। ठीक है, और इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिट साइड आ जाएगा। लेकिन एक दो आइटम ऐसा है जिसको ध्यान से देखना, हाँ, कुछ नहीं है। abnormal losses, अगर प्रॉफिट एंड लॉस के साथ क्वेश्चन पूछा तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के हिसाब से, या उस अकाउंट से कुछ पूछना हो तो, या तो डायरेक्टली आप, अगर आप लोग का दिन अच्छा है तो डायरेक्ट नेट प्रॉफिट पूछेगा। नेट प्रॉफिट कैसे पूछेगा, आपको ग्रोस प्रॉफिट दे दिया रहेगा और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे देगा। अब बोलेगा नेट प्रॉफिट बताओ, ठीक है, आप तो पूरा खुश हो जाओगे कि सारा एक्सपेंसेस दिया ही हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट के साथ माइनस कर दो, जो बचा हो नेट प्रॉफिट, यही। लेकिन गड़बड़ा जाओगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ऑलरेडी माइनस कर चुके हो ट्रेडिंग में, उसके बाद ही तो ग्रोस प्रॉफिट मिला होगा, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस मत कर देना दोबारा, वरना जयराम जी की। हाँ, ये ट्रेडिंग के बाद बनेगा हमेशा, हमेशा, किसी भी बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में, कहीं पे भी, किसी भी दुनिया में। अरे आप कोई सामान बनाओगे ही नहीं तो आप बेचोगे कैसे, आप बनाओगे नहीं बेचोगे कैसे, बेचोगे ही नहीं तो फायदा होगा कैसे। सबसे पहले आपको बनाना होगा ना, बेचना होगा, बनाओगे उसके बाद बेचोगे, बेचोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रेडिंग में आ रहा है, ओके, उसके बाद ही तो फायदा और नुकसान का बात आएगा। तो ट्रेडिंग के पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बना दोगे, सकोगे, तभी बनेगा अगर डायरेक्टली आपको ग्रोस प्रॉफिट दे दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस बना के निपटा दो। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग उससे पहले, हाँ, तो अकाउंट बनाने मत लग जाना बैठ के, कॉन्सेप्ट लेना उसमें कि क्या क्या आता है, क्यों आ रहा है। डेबिट साइड में सारा एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में सारा इनकम। जैसे ही डेबिट और क्रेडिट का आइटम पता चला, आपने डाल दिया, तो आपको पता चल गया कि ये तो नॉमिनल अकाउंट है। क्यों, क्योंकि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स। सिंपल ना, इससे सिंपल मिलेगा क्या कुछ। अब नॉर्मल लॉस का बारे में क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क कर लो इसको। All abnormal losses are charged against profit and loss. क्या लिखा है, abnormal losses charged against profit and loss। ठीक है, चोरी हुई रे बाबा।
ठीक है, जितना भी अबनॉर्मल लॉसेज है वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट इंक्लूड्स स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स लॉस इन ट्रांजिट एटसेट्रा. ठीक है, बस एक पॉइंट ही था, अबनॉर्मल लॉस. आपको सवाल पूछ दिया कि अबनॉर्मल लॉस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कर सकते हैं कि नहीं. हाँ कर सकते हैं. क्या कर देना है, अबनॉर्मल लॉस दिखा देना है. ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट में है क्या, ट्रेवलिंग ऑफिस मेंटेनेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेड डेप्ट सेल पेन, कुछ है नहीं वैसा अबनॉर्मल लॉस. लेकिन 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 क्या, लेकिन क्या, परचेस से भी लेस कर सकते हो. यहाँ पे बताया नहीं है, ये मेरा तरफ से आप लोगों को गिफ्ट. परचेस से भी लेस कर सकते हो, यहाँ पे कहीं पे पूछा नहीं. इसमें आंसर मत दे देना कि परचेस से लेस कर सकते. अबनॉर्मल लेसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है चलो, मेरे को ये बुक पूछा तो मैं आंसर भी उसी हिसाब से दूंगा. लेकिन आप लोग वो अबनॉर्मल लॉस, जैसे मान लो कि आग लग गया, ठीक है, चोरी हो गया, तो आप परचेस से लेस कर सकते हो. ठीक है, लेकिन यहाँ पे बताया ही नहीं है कि परचेस से लेस कर सकते हैं. ये तो चलो बचपन में मैंने कभी कहीं पढ़ा था बोल के मेरे को याद है तो मैंने बता दिया आप लोग को. दिवाली गिफ्ट, ठीक है, इसको ऐसे दिवाली गिफ्ट रख लेना. हाँ, इसका फॉर्मेट देख लेना एक बार. देख लेना का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे देखा आगे बढ़ गया, बोला नहीं. एक बार ध्यान से हर वर्ड को पढ़ के एक बार समझना है, ये आप लोग का काम है. हाँ, कंफ्यूज हुआ तो मेरे को पूछना है. अब इसमें क्या होगा, या तो मेरे को फायदा होगा या तो नुकसान. फायदा किस रीजन से होगा, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो ना. अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो मेरे लिए फ़ायदा है या नुकसान है, नॉमिनल अकाउंट है. कैसे नुकसान है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, नॉमिनल अकाउंट फ़ायदा है ना. टू नेट प्रॉफिट, ये किसके पास चला जाएगा, ट्रांसफर टू ओनर्स कैपिटल. कहाँ पे चला जाएगा, बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ जुड़ जाएगा. अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो बाय नेट लॉस, क्या हो जाएगा, ये कैपिटल से लेस हो जाएगा. सिंपल ना. आप नॉर्मल लॉस यहाँ पे चार्ज कर सकते हो. ठीक है, अब नॉर्मल लॉस. अब चलो मैं क्लियरली आप लोग से बात करता हूँ. ठीक है, अब नॉर्मल लॉस हुआ क्या है. हाँ, कहाँ पे, हाँ, वो नीचे वाला आइटम के लिए बोल रहा है. नीचे वाला आइटम दो है ना, रेवेन्यू और अदर इनकम, उसके लिए बोल रहे हो. कहा पांडे जी, कमाल करते हो आप. इतना कमाल भी ना किया करो कि हमें खुद को टेंशन हो जाए कि ये बुक में ये दिया हुआ है, काटो. 2 मिनट, 2 मिनट नहीं, 1.5 मिनट का ब्रेक है. ठीक है, फिर थोड़ा सा आज थोड़ा पढ़ लेते हैं, और 10-15 मिनट्स बैलेंस शीट अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप लोगों को मैं होमवर्क दे पाऊँगा. ख़त्म ही कर देंगे, नहीं छोड़ो, अभी ख़त्म कर देता हूँ मैं. ब्रेक बंद, 10 मिनट पढ़ लो, ख़त्म कर देता है, प्रॉफिट एंड लॉस को निपटा देता है. ठीक है,
अब नॉर्मल लॉस का मैं बात करता हूँ, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस, आग लग गया, नुकसान हो गया। मैंने बोला कि बुक में दिया नहीं हुआ कि परचेज से लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस की आपको लॉस कितना हुआ, अब ये भी तो हो सकता है आपने इंश्योरेंस करवाया है। तो पहला बात, सबसे पहले मैंने सामान बना लिया या परचेस किया, ठीक है, और गोदाम में मेरा आग लग गया, तो जलेगा ना। अब पहला ऑप्शन क्या है कि मैं, जो मेरे पास सामान था 10 पीस, उसमें से 3 पीस जल गया, मेरे पास बचा कितना, तो परचेस से मैंने हटा दिया 3 पीस, ठीक है। अब वो जो 3 पीस बचा है उसको तो मैंने खरीदा होगा, केस तो गया होगा मेरा हाथ से, गया होगा ना। अब वो 3 पीस को क्या करना है, इंश्योरेंस क्लेम करना है। तो सारा का सारा जिम्मेवारी किसके ऊपर चला गया, इंश्योरेंस क्लेम। तो आप इधर से 3 पीस परचेस से माइनस कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अब आपके नज़र में वो 3 पीस इंश्योरेंस वाला ले गया। कौन ले गया, इंश्योरेंस वाला ले गया। 7 पीस का 7 पीस है, तो वो तो एक तरीके से देखा जाए तो सेल टाइप का ही लगेगा आपको, कि चलो 3 का वो देगा मेरे को, भले नुकसान हो गया देगा ना। तो परचेस से माइनस नहीं किया, वहाँ पे क्या करते हैं, इंश्योरेंस के ऊपर ठेल दिया। अब इंश्योरेंस वाला, चलो मेरा गुड्स जला था 20,000 का, लेकिन इंश्योरेंस वाला बोला कि मेरे को नहीं, मैं ओनली 15,000 ही क्लेम दूंगा। नुकसान कितना का हुआ, 5,000 ना। तो वो ये 5,000 है, समझे या नहीं समझे। अब एबनॉर्मल में बोल दिया कि दिवाली गिफ्ट में परचेस से माइनस हो सकता है, लेकिन परचेस से तभी माइनस होगा अगर इधर का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, मतलब इंश्योरेंस वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या उसका इंश्योरेंस ही नहीं हुआ, तो डायरेक्टली खत्म, गए आप, सबा भांग आपका, ठीक है। हाँ, नुकसान हो गया मेरे को, किस बेसिस पे, डेटर से मेरे को पैसा लेना था। किससे लेना था, डेटर से। डेटर तो गया, डेटर डूब गया बेचारा। क्या हो गया, डूब गया, पैसा नहीं दे पा रहा, मेरा बेड हो गया, 5 साल हो गया। लेकिन 5 साल बाद पता नहीं उसके साथ कुछ चमत्कार सा हो गया कि उसका बिजनेस फिर से खड़ा हो गया। अब मेरे को उससे लेना था 150 रुपया, कितना, वो 5 साल बाद दे दिया भाई मेरे को 150, कितना दिया। तो इसको बोला जाएगा बैड डेप्ट रिकवर, ठीक है। तो जब बैड डेप्ट हुआ था, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा ना बैड डेप्ट, हाँ, इनडायरेक्ट में आएगा। बैड डेप्ट इनडायरेक्ट होगा क्या, अभी नेक्स्ट क्लास क्या है आप लोग का, लो है, ये लो वाला में भी क्या, हाँ, 6 बजे होगा। बैड डेप्ट हुआ था, मैंने नुकसान माइनस कर लिया था, हाँ। जब बैड डेप्ट हुआ तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दूंगा बैड डेप्ट, लेकिन अगर मेरे को पैसा मिल जाता है तो मेरे लिए फिर से फायदा होगा क्या, होगा या नुकसान होगा। पहले पापा को मैंने बोला कि पापा 5 रुपये तो मेरा नुकसान हो गया। पापा बोले ठीक है चलो, 5 रुपये नुकसान हो गया, तो तुम मेरे को 10 रुपीज़ देने वाले थे, अब मेरे को तुम सिर्फ 5 रुपीज़ दो। पापा बोले, गवर्नमेंट बोलेंगे ना कि ठीक है तेरे को नुकसान हो गया, तो टैक्स जो भरोगे वो माइनस करके भर देना। और अच्छा अच्छा, 5 साल बाद मेरे को पैसा रिटर्न मिल गया, ये बात तो पापा को भी पता चल जाएगा। ओह उस टाइम में तो तुमने कम दिया था मेरे को टैक्स, चलो इस पैसे पे पैसा भरो। तो आप टैक्स किसके ऊपर भरोगे, प्रॉफिट के ऊपर भरोगे या टोटल सेल के ऊपर, वो अलग बात है, लेकिन टैक्स तो आपको भरना होगा। तो टैक्स भरने के लिए आप क्या करोगे, इसको फिर से प्रॉफिट दिखाओगे, किसको, जो मेरे को 5 साल बाद पैसा मिला, तो मेरे लिए क्या है, इनकम। तो मैं क्या करूँगा भाई, लिख लो इसको, बैड डेप्ट रिकवर।
मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन वाले भागना नहीं, ठीक है। 2-4 बात बताना है। टाटा, बाय बाय। ऑनलाइन वाले भाग मत जाना।